तो बेटा आज हमें पढ़ना है लिपिड्स। अभी हमें क्या पढ़ना है? लिपिड्स। देखो भाई लिपिड्स क्या है? लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। हमने पहले ही देखा था लिपिड्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो लिपिड्स के बारे में पढ़ते पढ़ते एक चीज़ आपको याद होगी कि जब हमने हाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को इस एक्सपेरिमेंट के तहत अलग किया था तो मुझे पता लगा कि एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर तो नहीं आया था। कौन? लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ पर पहुंचे? लिपिड्स हमें मिले थे एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। लेकिन बेटा याद रखना वो एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर होने पर भी मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, बड़े मॉलिक्यूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वो पानी में मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो फैट है लिपिड कभी पानी में मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। बस बेटा इसी वजह से ये गलती से यहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि पानी में मिल नहीं पाया, एसिड में मिल नहीं पाया, तो ना मिलने वालों के साथ बेचारा रह गया। इसलिए हम इसे एक नॉन पॉलीमर है, ऊपर से ये क्या है? नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बेटा, बस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, बताया तो है क्या। तो लिपिड एक पॉलीमर नहीं है, वाटर में नहीं घुल सकता, फैट कभी पानी में नहीं घुल सकते, और वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स, तो पोलर सॉल्वेंट्स में कभी नहीं घुलेंगे। अब भाई क्लासिफिकेशन देखो लिपिड्स के, लिपिड का रूप क्या है, अलग अलग क्या तरीके हैं या क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इन्हें क्लासीफाई, टाइप नहीं है ये, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स नहीं है, क्लासीफाई किया है उनको अलग अलग। टाइप तो बेटा क्लासिफिकेशन के अंदर होते हैं, है ना, टाइप तो क्लासिफिकेशन के और अंदर होते हैं। समझ में आया? देखो पहले होते हैं भाई सिंपल लिपिड, दूसरे कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है लिपिड डेरिवेटिव्स। यानी पहले सिंपल लिपिड होगा, नॉर्मल सिंपल एकदम, अगला कंपाउंड ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा, और लिपिड डेरिवेटिव जो लिपिड सर से कुछ और नई चीज बन जाए उसे हम लिपिड का डेरिवेटिव बोलेंगे। बस ये तीन क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड की बात करें तो इसी को हम ट्रू लिपिड भी कहते हैं या नेचुरल लिपिड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वैक्स, पेड़ से मिलती है ना वैक्स, बहुत बढ़िया। अगला कंपाउंड, कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स का एग्जांपल देखो, इसको बेटा हम कंजुगेट लिपिड भी बोल देते हैं। कंपाउंड लिपिड्स को कंजुगेट क्यों? क्योंकि ये दो चीजों के कंजुगेट होने से, जुड़ने से, मैथ्स का टर्म है ये, जुड़ने से बनती है। अच्छा क्या होती है वो दो चीजें? एक होती है लिपिड पार्ट, एक होती है नॉन लिपिड पार्ट। तो लिपिड पार्ट और नॉन लिपिड पार्ट जब मिलता है तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड लिपिड या कंजुगेट लिपिड हो गया। मतलब गेट बंद करो, आवाज आ रही है। ठीक है, गेट बंद करके जाओ। अगला देखो बेटा, तब कंपाउंड लिपिड के अंदर भी हमारे पास और कैटेगरीज है। देखो क्या है? पहला है फोस्फोलिपिड, अगला है बेटा ग्लाइकोलिपिड, फिर है लिपोप्रोटीन्स, और फिर है क्रोमोलिपिड्स। ठीक है बेटा। अच्छा याद रखना बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोस्फोलिपिड्स के बारे में बताया गया है। आगे तो हम फोस्फोलिपिड्स पर ही फोकस करेंगे, बाकी को सिर्फ ये देखेंगे। हाँ भाई नाम होते हैं ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड्स, बात खत्म। अब आगे क्लासिफिकेशन क्या आ रही है भैया हमारे फोस्फोलिपिड्स के बारे में? अच्छा एक चीज समझ लो, अब लिपिड डेरिवेटिव्स का देख लो, तो जो चीजें बेटा लिपिड से बन जाए वो लिपिड की डेरिवेटिव है। सबसे मेन बात है स्टेरॉइड, तो लिपिड डेरिवेटिव कौन है? स्टेरॉइड्स। और सबसे मेन एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो दिया है हमारी एनसीईआरटी में वो कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेटा कुछ चीज जान लो। कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड नहीं मिलेगा। एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा, है ना। हाँ गलती से गलत लिख दिया मैंने, हॉलिक है ना। अगला ये कहाँ बनता है भाई? कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर बनता है। किसके यूज से बनता है? एसिटिक एसिड के यूज से बनता है। तो देखो बेटा अब जरा सिंपल लिपिड्स पढ़ते हैं। अब बेटा सिंपल लिपिड्स की अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या होता है सिंपल लिपिड? सिंपल लिपिड का बेटा कुछ एग्जांपल याद कर लो। फैटी एसिड्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आसान है, ठीक है। अब ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? देखो अब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल तो समझ में आ गया। अभी मोनोग्लिसराइड का मतलब है जिसके अंदर एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिले, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जिस रेशियो में मिलते चले जाते हैं ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बनते चले जाते हैं। देखो एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल बना तो मोनोग्लिसराइड बन गया। आगे और भी देखेंगे। देखो तो ट्रू लिपिड्स भी बोलते हैं सिंपल लिपिड्स को, या नेचुरल लिपिड्स भी बोलते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो लिपिड मिलता है हमें वो है ट्राइग्लिसराइड। कैसे बनेगा? 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलेगा तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। बात खत्म। जब ये मिलते हैं तो वाटर निकलता है ना। देखो बेटा एक और चीज, फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन की चेन होती है? 1 से लेके 9 कार्बन की चेन होती है, ठीक। तो इसको मैं ये आर जो मैंने लिखा ना, आर ग्रुप, ये क्या है? कार्बन की चेन। किससे जुड़ा होता है भाई? ये जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है।
बस बेटा इतना याद रखना, आगे जब पढ़ेंगे तब ये बेसिक स्ट्रक्चर याद आएगा। तो अब बोलो कार्बन कितने हो सकते हैं भाई? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी, और लास्ट 9। 9 से ज़्यादा नहीं होगा और एक से कम, फिर एक से कम होगा तो फिर कार्बन ही क्या होगा, ठीक है। तो 9 से ज़्यादा कार्बन नहीं हो सकते इस चेन में, और वो किससे जुड़ेगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ेगी, COOH से जुड़ेगी। ठीक है बेटा, अब ज़रा नीचे देखो, टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड जो है बेटा, जिस फैटी एसिड का हमने भी क्लासिफिकेशन ऊपर देखा, ये फैटी एसिड बेटा कितने टाइप के होते हैं, यहाँ से बेटा नीट का एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, क्या पता इस बार फिर आ जाए, ठीक। आसान टॉपिक समझ के छोड़ना नहीं। तो बेटा फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भाई सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन का ऐसा चेन, ऐसा कंपाउंड जिसके सारे बॉन्ड बन चुके हो, जिसके सारे बॉन्ड बन चुके हो, वो बिल्कुल भी एक्टिव, बिल्कुल भी, ये मान लो मेरे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन मिले तो बेटा ये कंपाउंड पूरा हो गया ना, पूरा हो गया, CH3 बन गया, ठीक है। अगर इसके अंदर बेटा एक हाइड्रोजन कम हो तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये भैया अनसैचुरेटेड है, इसका एक कार्बन अभी भी क्या है, वो है खुला हुआ है, तो अनसैचुरेटेड। और जिसके सारे बॉन्ड कंप्लीट हो जाए वो क्या है, सैचुरेटेड। याद रखना बेटा सैचुरेटेड फैट हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इन्हें हम सफ़ा भी कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। और अनसैचुरेटेड हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, इसे हम ऊफा कहते हैं, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोल देते हैं। अब बेटा इन दोनों के बीच का ज़रा डिफरेंस पढ़ लो। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो याद रखना कि ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन, मतलब सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे, डबल बॉन्ड एक भी नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई चेन होगी और कंप्लीट चेन होगी, एक भी बॉन्ड छूटा नहीं होगा, सैचुरेटेड होगी। इसके अंदर बेटा आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसी को डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बेटा क्यों बनाने पड़ते हैं किसी कंपाउंड को? मजबूरी में, पूरे पूरे बन नहीं पाता, किसी एक कंपाउंड से करने पड़ते हैं दो दो, तो ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। अगला, ये बेटा कहाँ बनते हैं, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में बनता है और अनसैचुरेटेड फैट को हमें बाहर से लेना पड़ता है, प्लांट्स में बनता है और हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर पाते, अपनी बॉडी में बाहर से लेते हैं, पर ज़रूरत हमारे शरीर को दोनों की है। पर एक बात बताओ, अभी बेटा आप बोलोगे कि भैया आप तो बोल रहे थे सैचुरेटेड फैट वो हमारे लिए नुकसानदायक है और ये हमारे शरीर में ही बन रहे हैं, तो क्या शरीर हमारा नुकसान करना चाहता है? नहीं बेटा, हमारा शरीर इसे सिर्फ उतनी ही मात्रा में बनाता है जितनी की इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम बाहर से सैचुरेटेड फैट को, है ना, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, ये सब खा खा के, फास्ट फूड, तली बुनी चीज़ों से, जब इस सैचुरेटेड फूड को अंदर लेते हैं, फैट को अंदर लेते हैं, तो बेटा हमारे पास कैपेसिटी से ज़्यादा है और ये सैचुरेटेड भी है, अंदर जाके किसी से बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, रिएक्शन तो करेगा नहीं। जब रिएक्शन ही नहीं करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, पड़ा रहेगा, तो बेटा क्या होता, एक्यूमुलेट होता रहेगा, मोटापा बढ़ाता चला जाएगा और बीमारियां पैदा करेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट तो हम हमारी बॉडी में बनते नहीं, हमें बाहर से चाहिए और अंदर आकर ही एक्टिविटीज़ भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, सैचुरेटेड फैट का क्या है, पाल्मिटिक एसिड, बहुत ज़रूरी एग्जांपल है बेटा ये पाल्मिटिक एसिड, ठीक। और अनसैचुरेटेड फैट का क्या है, अरेकिनोइड या अराकिडोनोइक, ये जैसे भी आपको बेटा बोलना अच्छा लगता हो, अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड। अच्छा बेटा इसके अंदर कितने, 16 कार्बन की चेन और यहाँ पर 20 कार्बन की चेन। स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने आपको बताया था, फैटी एसिड के साथ क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कार्बन की चेन जुड़ी होगी। अब टोटल इसके अंदर 16 कार्बन है, तो एक कार्बन तो हमारा कार्बोक्सिलिक का हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 15 कार्बन की चेन होगी जो कि इसके साथ जुड़ेगी, तभी तो टोटल 16 होंगे। और इसके अंदर 20 कार्बन है, तो यहाँ पर ये बेटा 19 कार्बन की चेन होगी और COOH से जुड़ी होगी। इस पर बेटा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो डीप क्वेश्चन नहीं आता, पर हाँ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स के टाइप क्या है, यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो पहले पढ़ा है, अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो लिपिड्स के बेटा 2 टाइप होते हैं, पहला है जिसको हम फैट बोलते हैं और दूसरा टाइप जिसे हम ऑयल्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, जैसे घी, बटर, और रूम टेम्परेचर पे वो मेनली आपको सॉलिड ही मिलेगा, जमा हुआ मिलेगा, है ना। बटर आपको बेटा पिघला हुआ तो नहीं मिलता ना रूम टेम्परेचर पे। और ऐसे ही दूसरा क्या है, ऑयल्स। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, आराम से मेल्ट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोलते हैं, वहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। तेल कैसे मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, है ना। बस सर्दियों में कोई कोई जम जाता है जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, रूम टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है।
अब फैट का एग्जाम्पल घी एंड बटर, और ऑयल का एग्जाम्पल क्या लिखा है, जिंजरली ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये है जिंजरली ऑयल, है ना। मस्टर्ड ऑयल मैंने इसलिए लिखा है ताकि याद रहे चीज़ें, है ना। अच्छा अगला देखो भाई, सबसे कॉमन लिपिड कौन है, कॉमन लिपिड, सबसे कॉमन लिपिड कौन है, ठीक है। ये और कंपाउंड लिमिट, सॉरी मैं, और कॉमन लिपिड भी है करिए, और कंपाउंड लिमिट। अब लिपिड तो हम नॉर्मल पढ़ा है, सिंपल लिपिड पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। तो अब बेटा हमें पढ़ना है कंपाउंड लिमिट्स, है ना। जैसे सिंपल तो पढ़ लिया, अब सिंपल तो कैसा होता है, नेचुरली मिल रहा है, सिंपल है स्ट्रक्चर में। कंपाउंड के बारे में क्या बताया था, जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक। इसका मेन एग्जाम्पल या इस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, है ना, मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा है, फोस्फोलिपिड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसलिए मैं कंपाउंड लिपिड को कॉमन लिपिड बोलने लग गया था, है ना। तो फोस्फोलिपिड जो है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ मिलेगा हमारी बॉडी में, हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक। किस चीज़ से बना होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई, फोस्फोलिपिड जो होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो लिपिड पार्ट और एक नॉन लिपिड पार्ट। लिपिड पार्ट क्या होगा, तो ये दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से मिलकर बनेगा, है ना। और साथ में क्या जुड़ा होगा, इसके नॉन लिपिड पार्ट बने होंगे, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, फोस्फोरस ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो बेटा आपका फोस्फोलिपिड बन जाएगा। यहाँ पर तो ये फोस्फो लिपिड तो ये रहा, और फोस्फो, ये फोस्फोरस के चक्कर में फोस्फो नाम आ गया इसका, है ना। ये क्या है इसका, ये ग्रुप जुड़ गया ना इसके साथ, हाँ। तो ये नॉन लिपिड ग्रुप है। अब एक बात तो आपको याद होगी, लिपिड्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो मतलब पानी से डर लगता है, दूर भागते हैं। लेकिन ये दूसरे कंपाउंड पोलर कंपाउंड है, इन्हें ये हाइड्रोफिलिक है, इन्हें पानी से प्यार है, पानी से जुड़ सकते हैं। इस बात को याद रखना भाई। फोस्फोलिपिड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन। क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन कैसे बनेगा, दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, सेम वही स्ट्रक्चर, एक फोस्फेट ग्रुप, और एंड में जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा वो क्या है, कॉलिन। क्या, कॉलिन ग्रुप जुड़ेगा। जो नाइट्रोजनस N2 बेस है ना बेटा, इसका क्या नाम, कौन सा जुड़ेगा, कॉलिन सॉरी जुड़ेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रोटीन्स के बारे में देखो, प्रोटीन क्या है, ये अमीनो एसिड्स के क्या है, हेटेरोपॉलीमर्स है। भाई पॉलीमर क्या होता है कि भाई मान लो मोनोसैकेराइड नहीं बेटा, ये सैकेराइड की बात नहीं हो रही है, शुगर नहीं, यहाँ हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ अमीनो एसिड की बात करेंगे। क्यों, प्रोटीन बेटा छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। जब अमीनो एसिड्स की चेन बनती है तो वो प्रोटीन कहलाती है। तो ये छोटे छोटे अमीनो एसिड बहुत टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग नाम के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन बनाने में सिर्फ 20 काम आते हैं। 12th क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे 20 कौन कौन से हैं। तो 20 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 20 पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी अमीनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। याद रखना सारे अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा एक ही टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे ना, अलग अलग तरह के जुड़ेंगे। तो अलग अलग की वजह से हेटेरो, और पॉलीमर का मतलब है मोनोमर क्या है, बहुत सारे। इन छोटे गोलों के क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड के बोलेंगे मोनोमर। इन मोनोमर से मिलकर बनेगा पॉलीमर, और कैसा पॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि सारे मोनोमर क्या एक दूसरे से अलग है। बस इतनी सी बात समझनी थी, जिसने इतना बेस समझ लिया उसका तो काम हो गया, है ना। केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट प्रोटीन हैव सल्फर, प्रोटीन के पास बेटा ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है। ओनली 20 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बाकी और कुछ काम करते हैं। मान लो ये प्रोटीन की चेन है, ये अमीनो एसिड है ABCD, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये देखो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। बस इतनी बात को याद रखना। अब जरा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ये अमीनो एसिड क्या होता है भाई, एक कार्बन के ऊपर 4 अलग चीज़ें चिपकी हुई होती हैं, वो होता है हमारा अमीनो एसिड। अब देखो क्या क्या चिपका होता है कार्बन के ऊपर। एक कार्बन के ऊपर एक बेसिक ग्रुप छुपा होता है, NH2 देखो बेसिक है। एक बेटा क्या जुड़ा है, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिडिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, हमारा एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ बेसिक ग्रुप होगा, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो एक तरफ कार्बन की एक छोटी सी चेन होगी। क्या होगी, कार्बन की चेन होगी। अब वो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, और जितने भी ग्रुप कार्बन के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे उसी हिसाब से इसका नामकरण होता चला जाएगा। बाकी तो यही चीज़ है। हाँ किसी भी साइड पे लिख सकते हो, ऊपर नीचे कर दो इसे, पर नॉर्मल तरीका है याद करने का, है ना। अच्छा बेटा, इस तरह के कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ, जिसके ऊपर 4
अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, बिल्कुल अलग अलग तरह की 4 चीज़ें एक कंप पर जुड़ी हो, तो ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, टॉप कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, है ना। या इसे हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या? कायरल कार्बन भी बोलते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिस पे है। अब जब कार्बन चेन जो जुड़ी है अमीनो एसिड से, है ना, ये फिजिकल कंडीशन, अब ये सारी चीज़ें, चाहे वो कार्बन चेन हो, चाहे ये बेसिक ग्रुप हो, चाहे एसिडिक ग्रुप हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ये सब बेटा अमीनो एसिड के फिजिकल और केमिकल नेचर को डिसाइड करती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना अमीनो एसिड बहुत तरीके के होते हैं। अब बेटा जरा इस अमीनो एसिड की एक बार वो देख लें, असली फोटो भी देख लें। ये देखो बेटा अमीनो एसिड का असली रूप। तो 3 अमीनो एसिड दिखा रखे हैं यहाँ पे, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेराइन दिखा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो बहुत सारे, पर अभी देख लो इंट्रोडक्शन के लिए। पहले वाले को देखो, ग्लाइसिन को देखो, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखो बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये बोलो, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ बेटा कार्बन की एक सिंगल छोटी सिंगल कार्बन की चेन है। अगली तरफ देखो CH3 कार्बन की एक चेन, वही एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन, इसका नाम एलेनिन हो गया इस चक्कर में। अगला सेराइन है, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, वो ये वाला एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन की अलग तरह की चेन है CH2OH की। यही स्ट्रक्चर है भाई, खेल खत्म। अगला देखो, 12th में वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, अदर एक चीज़ देखो बेटा, अमीनो एसिड की जो फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर है या नेचर है, वो बेटा और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम किस तरह के मीडियम में अमीनो एसिड को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। गेट बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल जो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम रख रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है या मीडियम है, उस पर भी अमीनो एसिड का नेचर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एसिडिक मीडियम में रख दूँ, अगर एसिडिक मीडियम में रख दूँ तो बेटा उसमें देखो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रखने पर हमारा ये जो बेसिक ग्रुप था ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसे मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं अमीनो एसिड को, तो इसके कार्बन ग्रुप के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेटा ये देखो, जब एसिडिक में डाला तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, और जब बेसिक में डाला तो नेगेटिव चेंज आया। अब ये बताओ, ये तो भागेगा किस तरफ, कैथोड की तरफ, और ये भागेगा एनोड की तरफ। हमें चाहिए ही नहीं ऐसा, हमें तो चाहिए स्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, एक बेटा ऐसा पीएच तैयार करते हैं जो एसिडिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा बेसिक भी ना हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हो, तो इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी बोल देते हैं। तो इसमें देखो हमारा बेसिक क्या है, पॉजिटिव, और हमारा एसिडिक ग्रुप क्या है, नेगेटिव। और बेटा ये कैसा आयन बन गया हमारा, इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। ये क्या है, स्टेबल अमीनो एसिड है। क्या है, स्टेबल अमीनो एसिड है, नेट चार्ज इसका 0 है। तो ज्विटर चार्ज पे, ज्विटर आयन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। अगला देखो, अब हमें पढ़ना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो तो बेटा 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के टोटल। तो अभी हम 4 में से पहला पढ़ रहे हैं, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं या 1 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बेटा कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर है और हाईली अनस्टेबल है। बिल्कुल सीधी चेन है, बड़ी अनस्टेबल है, मतलब बड़ी रिएक्टिव होगी, है ना। इसलिए तो अब याद रखना बेटा, देखो अलग अलग अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं प्रोपेप्टाइड चेन से, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। याद रखना बेटा, इसका इनिशियल एंड जो होता है उसे हम एन टर्मिनल बोलते हैं, और जो इसका लास्ट एंड होता है ना, उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। तो जो इनिशियल एंड है बेटा, वहाँ पर क्या है, NH2 जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, NH2 जुड़ा होगा। और बेटा जो लास्ट एंड है इसका, जो सी टर्मिनल है, वहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा। अगला याद रखना, ये कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको बेटा शुरुआत में मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये काफ़ी रिएक्टिव है, रिएक्टिव करके अपना स्ट्रक्चर बदल लेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत में कहाँ मिलेगा, तो राइबोसोम में भाई प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम में सबसे पहले जब प्रोटीन बनता है, वही ये सिंगल प्रोटीन या सिंगल स्ट्रक्चर प्रोटीन या 1 डिग्री प्रोटीन आपको वहीं पर मिलेगा। ये देखो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे हम 2 डिग्री प्रोटीन भी बोलते हैं। कहाँ से बनेगा, ये 1 डिग्री प्रोटीन से बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रोटीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिंपल स्ट्रक्चर, वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा भाई, 2 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये क्या बनता है भाई, ये जो थ्रेड होती है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है 1 डिग्री
प्रोटीन का, ये बेटा आगे जाकर हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्जन हो जाता है इसका, तो इसे हम अल्फा हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। और जब दो हेलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं, दो हेलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे बीटा प्लेटेड शीट बोल देते हैं। तो पहले तो हेलिक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी तो बीटा प्लेटेड सीखेंगे, सिंगल तो सीख ले जब तो डबल सीखेंगे। अगला देखो, तो बेटा अल्फा हेलिक्स क्या है, तो वही बेटा जो सिंगल सिंपल चेंज थी लीनियर, वो क्या हो गई, स्पाइरल हो गई। और याद रखना स्पाइरल हमेशा राइट हैंडेड पे ही घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता हुआ स्पाइरल आज तक मिला नहीं है अभी तक नेचर में, आगे का पता नहीं, एनसीईआरटी यही बोलती है। ठीक, यहाँ पर भाई एक वही है हमारा शुरुआती एंड एन टर्मिनल, और एक सी टर्मिनल खत्म एंड। तो एन टर्मिनल मतलब जिसके ऊपर हमको नाइट्रोजन ग्रुप मिले, और सी टर्मिनल मतलब जहाँ पर हमें कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले, बेसिक, और एक तरफ एसिडिक। यहाँ पर ये बीच याद रखना, ये हेलिक्स है, ये जो गोल 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 हेलिक्स है, ये कैसे जुड़े होते हैं, ये भाई आपस में अंदर जब इंटर बात हो ना, अंदर की बात हो, किसकी, अंदर की, जब दो बाहर वालों के बीच की बात हो तो इंटर होता है, और जब बेटा अंदर आपस की ही बात हो तो उसे इंट्रा बोलते हैं। जैसे क्लास 11th का कंपटीशन क्लास 12 से हो जाए तो इसे इंटर क्लास कंपटीशन बोलेंगे, और अगर क्लास 11th वालों का ही कंपटीशन 11th वालों से हो जाए तो उसे इंटर कंपटीशन बोलेंगे ना, तो इंट्रा, सॉरी, तो ये हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, जुड़ी हुई है हेलिक्स, क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब बॉन्ड क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही होना है दो अमीनो एसिड के बीच में, और दो हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, वो भी कैसा, इंट्रा, अंदर, इनसाइड। ठीक है, अगला भाई, अगला स्ट्रक्चर है हमारा बी या बीटा प्लेटेड शीट्स। ये मैंने तुमको बताया था, ये कैसा है भाई, जिगजैग, क्या है, जिगजैग। जब इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दो चेन्स, मैंने बोला ना सिंगल की जगह डबल चेन्स है, जब डबल चेन्स आपस में जुड़ जाए, एक मान लो एक ये चेन जिगजैग दिखाई देती है, वहां पर पहले स्पाइरल थी, स्पाइरल से अब जिगजैग हो गई और सिंगल की डबल हो गई, तो पहली एक चेन और एक दूसरी एक चेन। देखो अगर इनके टर्मिनल ओके हैं, सेम टर्मिनल है, एन की जगह पर एन और सी की जगह पर सी टर्मिनल है, तो इसे बोलेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर। और जिसके अंदर बेटा पैरेलल अपोजिट है, एन की जगह पर सी, सी की जगह पर एन है, तो उसे बोलेंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, और ये दो चेन आपस में जुड़ी हुई है जिगजैग, ये दो आपस में जुड़ी हुई है, और ये दोनों चेन भी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जो अलग अलग चेनों के बीच में जो बॉन्ड होगा कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बात खत्म। इसका एग्जांपल क्या है, देखो बेटा, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन से मिलेंगे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड और एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, देखो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये 3rd डिग्री होगा, जब प्राइमरी 1st डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, तो टर्शरी 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा स्पाइरल की जगह, ये है ग्लोबुलर, गोल गोल है ना, गोल गोल घूम रहा है आपस में। हाँ ठीक है, तो एक तरफ एन एंड और एक तरफ सी एंड, सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है ये, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का फॉर्म जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में मिलता है प्रोटीन। हाईली कॉइल्ड होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो अब ये प्रोटीन की जो थ्रेड है, ये आपस में देखो गोल गोल घूम घूम के उलझ कर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, होलो विलन बॉल जैसा, जैसे कोई ऊन की बॉल हो जो अंदर से कैसी हो, खाली हो, है ना। और एक और चीज़ देखो बेटा, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी ज़्यादातर नेसेसरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो जो प्रोटीन परफॉर्म करती है, उसका स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर या 3 डिग्री स्ट्रक्चर ही होता है। अब है बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री, है ना। अब वही 1 2 3, तो 4th डिग्री 4th स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये किससे बना होगा, ये बेटा 3rd डिग्री प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 3rd डिग्री प्रोटीन जब और इवॉल्व हो जाती है तो वो क्या बन जाती है हमारी, बोलो, 4 डिग्री प्रोटीन बन जाती है। अब इसमें एक या तो 3 डिग्री मिलकर बनेंगे, या 3 से ज़्यादा भी मिलकर ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना सकता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, क्या है बेटा, जो एनसीईआरटी में वो है इंसुलिन ही है। हाँ, इंसुलिन, पर हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा समझ में आसान रहेगा। इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती हैं जो आपस में मिलाकर बनाते हैं। 2 कौन सी चेन, 2 3 डिग्री चेन्स, 2 टर्शरी प्रोटीन्स की चेन्स 2 होती हैं। तो एक होती है अल्फा चेन, पहले को ए चेन या अल्फा चेन, दूसरी को एक होती है बीटा चेन या बी चेन। तो एक चेन टोटल कितनी होगी, 2 चेन। अगर हीमोग्लोबिन को देखें तो इसमें टोटल कितनी है, 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन। चेन किसकी, टर्शरी 3rd डिग्री वाली चेन्स की। ठीक है बेटा,
बेटा पढ़ना है हमें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई? जो हमारी सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, है ना। याद रखना इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। अगला, ये भाई जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, है ना। ये किसके पॉलीमर है, मतलब इनके मोनोमर कौन है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, या किसका पॉलीमर है? तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड का जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसके बाद एक चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड, वो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एक पेंटोस शुगर होता है बीचों बीच। पेंटोस शुगर क्या होता है जी? 5 कार्बन वाली चेन का स्ट्रक्चर, 5 कार्बन होते हैं। उसके पहले कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, उसके 5वें कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ 12th क्लास में जब डीएनए पढ़ने को मिलेगा बायोटेक में, तो ढेर हो जाओगे अगर ये समझ नहीं आएगा तो, फिर वहाँ पर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, समझ लो। तो ये क्योंकि भाई न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है, यही न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोसाइड, यही चीज़ें मिलकर बेटा जेनेटिक मटेरियल बना रही है। देखो तो बेटा सबसे पहले समझो, सबसे पहले होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। उससे बनता है न्यूक्लियोटाइड, और उससे बनता है डीएनए या आरएनए। आप देखो दोबारा समझो, तो पहले न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देखो बेटा। अगर पेंटोस शुगर हो और बस भूल जाओ, और पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन का बेस जोड़ दूं, तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। और जैसे ही मैं एक 5वें कार्बन पर फॉस्फेट, पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाता है? वो मेरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते चले जाते हैं, तो हमारा डीएनए और आरएनए तैयार हो जाता है। जरा इनकी फोटो भी देख लेते हैं जी, एनसीईआरटी में कैसी कैसी दे रखी है। ये देखो, देखो ये रहा नाइट्रोजनस बेस, ये दिखा रखा है नाइट्रोजन बेस, है ना। इसका एग्जाम्पल रखा है यूरेसिल, यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ये देखो न्यूक्लियोसाइड दिखा रखी है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड दिखा रखी है। न्यूक्लियोसाइड देखो सबसे पहले, न्यूक्लियोसाइड क्या उसमें दिखा रखा है? यूरिडीन नाम होता है। न्यूक्लियोसाइड भी बहुत तरीके के होते हैं। यूरिडीन इसका स्ट्रक्चर है। देखो 5 कार्बन, है ना। एक तरफ देखो क्या जुड़ा हुआ है? यूरेसिल जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये नाइट्रोजन बेस है ना, तो ये देखो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पे। देखो पहले कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है ना। और देखो बेटा बाकी पे OH नॉर्मल ग्रुप है। अब बेटा ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कब बन जाएगा? जब साथ में एक पेंटोस शुगर जुड़ जाएगा 5वें कार्बन पे। तो देखो जरा, ये देखो एक न्यूक्लियोसाइड का, एक न्यूक्लियोटाइड का फोटो। तो बेटा सबसे पहले नाइट्रोजन बेस जब पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पे 1 2 3 4 5 5वें कार्बन पे जब क्या जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फोरस जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप देख रहे हैं ना, P। तो जब ये जुड़ा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ के आगे क्या बना देंगे? जेनेटिक मटेरियल बना देंगे। बस फोटो दिखाना जरूरी था ताकि आप थोड़ा सा इसे समझ जाएं, है ना। देखो बेटा एक चीज देखो, अब जरा ये पेंटोस शुगर जो है डीएनए और आरएनए में किस तरीके से, इस चीज को भी समझ लो। अगले देखो, जो ये पेंटोस शुगर है 5 कार्बन वाली जो शुगर है, डीएनए और आरएनए दोनों बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई डीएनए और आरएनए पता है क्या अंतर है? आरएनए है भाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल यही है, लेकिन ये इसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, ठीक। इसमें कौन सा, इस शुगर को क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर, अब इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ, इसका हम रिडक्शन कर दें, इसका ऑक्सीजन छीन ले, इसको डीऑक्साइड कर दें, डीऑक्सीजनेटेड कर दें, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो इसके अंदर शुगर क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज। नाम याद करना आसान है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या है? C5H10O4, ठीक। इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन कम है ना, ये रिड्यूस हो चुका है, लेकिन नॉर्मल आरएनए में कितनी होंगी? C5H10O5। एक इसके अंदर डीएनए में ऑक्सीजन कम है बेटा। ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है इंसानों में, इसलिए इसको चूज़ किया जाता है। अब इस पेंटोस शुगर में एक नाइट्रोजन बेस अगर मैं जोड़ दूँ, तो कौन कौन से बेटा जुड़ सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, ताकि ये न्यूक्लियोसाइड बन जाए, तो वहाँ से टाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा भाई डीएनए के लिए, जो हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ सकते हैं वो है ATGC,
ठीक है, इनकी मतलब फुल फॉर्म भी बताऊंगा। और जो हमारे आरएनए है उसके अंदर कौन सा हो सकता है, AUGC। बेटा सारे सेम है, देखो आरएनए और डीएनए में सारे नाइट्रोजनस बेसिस तो सेम ही है, एक ही अलग है। बेटा देखो डीएनए में T नहीं आएगा, थाइमाइन, और इसमें आरएनए में U नहीं आएगा, यूरिसिल। इसका तो स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि डीएनए में T नहीं और आरएनए में U नहीं। तो बोलेगे भैया कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है नीट में, नहीं उठेगा जी यहाँ से, ये 12th क्लास से उठेगा। तो 12th क्लास में, क्योंकि इसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि हम बेटा पेंटोज शुगर से पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए, और फिर आरएनए से डीएनए बनाएंगे। वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन भी करेंगे, बहुत कुछ करना है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में वहाँ, ठीक है। देखो अब यहाँ थोड़ा मजा ले लो, बेस तो यही है, बेस नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। अब नाइट्रोजिनस बेसिस का स्ट्रक्चर जरा देख लें, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो ये कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसी रिंग है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, दिखाओ भाई। आहा, दर्शन दो महाराज, ये देखो, ठीक है, यूरिसिल दिखा रखा है इस तरह, या पायरिमिडिन भी इसे बोलते हैं, है ना। नाइट्रोजिनस बेस, ये देखो ये रहा बना हुआ हेट्रोसाइक्लिक, मतलब अलग 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 चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साइकिल में। तो ये हेट्रोसाइक्लस स्ट्रक्चर होता है, रिंग होता है, ठीक। अब ये दो जगह बटा हुआ है, पहला है प्यूरिन और फिर है पायरिमिडिन। एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडिन। यहाँ से बेटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि नाइट्रोजन बेस जो है किस टाइप के हैं, तो प्यूरिन या पायरिमिडिन, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्यूरिन कौन कौन से हैं और पायरिमिडिन कौन कौन से हैं। तो जो AGCUT जो मैं बोल रहा था उनके फुल फॉर्म ये रहे, A का एडिनाइन, G का ग्वानिन, C का साइटोसिन, U का यूरिसिल, T का थाइमिन, ठीक है। अच्छा प्यूरिन कौन से हैं, तो प्यूरिन है ओनली AG, और पायरिमिडिन कौन है, कट CUT, है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, AG कट। जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड से बोले AG कट लो यहाँ से, क्या AG कट, ऐसे याद करोगे। तो AG प्यूरिन और ये हमारे पायरिमिडिन, ठीक है। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं जी, टोटल 8 टाइप के हैं। कैसे पता चला कि डीएनए के पास 4, आरएनए के पास 4, तो 4 और 4 टोटल 8। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ या टोटल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आप बोलोगे टोटल 8 है। तो बेटा एंजाइम्स देखो, एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट हैं जो हमेशा बेटा रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, जो रिएक्शन हो रही होती है उसको तेज कर देते हैं, और बेटा खुद रिएक्शन जब खत्म हो जाती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है, तो बाहर ये अनचेंज आते हैं, एकदम साउथ के हीरो की तरह सबको फोड़ फाड़ कर बाहर निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, अनचेंज्ड। ऐसा मत समझना वो केमिस्ट्री वाला जो याद होगा कि भैया अंदर जाएगा कैटलिस्ट और यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ये कंज्यूम नहीं होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम वैसे के वैसे बाहर निकल आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़वाते हैं, काम करवाते हैं और अनचेंज्ड बाहर आ जाते हैं। याद रखना जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने हैं, इसके प्रोटीन के, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना, जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या, राइबोजाइम, आरएनए में मिलता है राइबोजाइम। तो ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेप्शन सब प्रोटीन, सिर्फ एक राइबोजाइम ही ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का नहीं बना हुआ, आरएनए का बना है। अगला, फास्टेस्ट एंजाइम कौन है, सबसे तेज, ऐसा कौन सा एंजाइम है दुनिया का जो सबसे तेज रिएक्शन करवाता है जी, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितना, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये तो बहुत ज़्यादा है बेटा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ कैटलिस्ट क्या है जी, टाइप ऑफ कैटलिस्ट दो तरह के हैं, एक है इनऑर्गेनिक और है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं भैया, ये तो बहुत गर्मी लेने के बाद एक्टिवेट हो पाते हैं, इन्हें बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर ये अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं, तो एंजाइम कौन है, हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। तो ऑर्गेनिक, हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैसे हैं जो एंजाइम है, ये तो भैया लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे 20 से 40 के बीच में भी काम करना शुरू कर देते हैं। भैया ऑर्गेनिक है तो जिंदा भी कह सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये बेटा प्रोटीन के बने होते हैं, डीनेचर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे डीनेचर हो जाएंगे, रिएक्शन घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। टेम्परेचर बहुत डाउन कर दोगे तो भैया इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, चुपचाप बैठ जाएंगे कोने में, काम करना बंद, ठीक है। तो याद रखना। लेकिन कुछ ही ऐसे बेटा एंजाइम है, कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं, कुछ बैक्टीरियाज में ऐसे एंजाइम भी होते हैं, क्योंकि वो बेटा बड़े थर्मोफाइल हैं,
बड़ी बड़ी हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रह लेते हैं, बड़ी गर्म जगहों के अंदर भी रह लेते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर लेते हैं। तो थर्मोफाइल बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर मतलब 80-90 डिग्री पे भी काम कर लेते हैं। और यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, बोलो बेटा वो बैक्टीरिया कौन है जो हार्श कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं? और जो आंसर देगा कमेंट में डाल देना, ठीक है, कमेंट में डाल देना, ठीक है बेटा। अब बेटा हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है। और एंजाइम के बारे में मैंने क्या बताया, एंजाइम कैटलिस्ट ही होता है लेकिन ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है, हमारा एंजाइम कहलाता है ना भैया। ज़्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, आपको पता है वो कैसे प्रोटीन है, तो वो 3 डिग्री प्रोटीन है। टर्शरी मैंने बताया था ना बेटा कि टर्शरी प्रोटीन भी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ आपको नजर आएंगी वहाँ पर टर्शरी प्रोटीन ही नजर आएगा। तो यहाँ पर ये टर्शरी प्रोटीन दिखाया। कैसा होता है टर्शरी, हमारा बहुत फोल्डेड होता है ना, ऐसे देखो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे करके, है ना। कैसे बनाता है, होलो बुलन बोल वाला स्ट्रक्चर बना देता है, गोल गोल स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसी चक्कर में देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ये लपेटे लपेटे के चक्कर में बेटा देखो ये खाली जगह बच गई ना, सॉकेट जैसे बच गए। इन चीज से 2 सॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम पॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉकेट्स कहते हैं, इसकी फोल्ड्स की वजह से। अब ये तो एंजाइम बन गया, अब ये इसके 2 पॉकेट्स बन गई। भाई एक ऐसी पॉकेट है जहां पर वो जाकर सबस्ट्रेट से चिपकेगा। सबस्ट्रेट क्या, कोई भी भाई हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में जाकर किसी रिएक्टेंट से चिपक जाएगा, उनकी रिएक्शन को हाई कराएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और छूट कर वापस आ जाएगा। तो ऐसी जगह जहां वो सबस्ट्रेट से चिपके, सबस्ट्रेट समझ गए ना क्या, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट से जाकर चिपक जाए रिएक्शन में, तो उस जगह को एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहीं पर क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइट क्या होती है ना। और जो एक्टिव साइट से जो दूसरी साइड है जहां पर बेटा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता, उस जगह को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक, अब बोलोगे क्या इसका भैया कोई काम नहीं होता, इसका काम होगा, रुक जाओ सब्र करो, आगे बताऊंगा, ठीक है। एंड तक वीडियो नहीं देखोगे नहीं तो तुम। एलोस्टेरिक साइड, यहाँ पर जो एलोस्टेरिक साइड है भैया ये फाउंड इन ओनली इन एलोस्टोरिक एंजाइम। तो कैसा एंजाइम होगा, एक एलोस्टोरिक एंजाइम होता है, सिर्फ वही मिलता है, बाकी में तो आपको एक भाई एक्टिव साइड देखने को मिलती है बस, ठीक है, ओके। अब कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन देखो, एंजाइम एक्शन कैसे करता है। देखो मानो ये आपका एंजाइम है, ये कैसा एंजाइम है जिसके अंदर हमारी एक्टिव साइट है ना। एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है तो दूसरी साइड इसमें नहीं है, नॉर्मल एंजाइम है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर देखो चिपक गया, ये देखो सबस्ट्रेट आया और इससे चिपक कर बाइंड हो गया, बाइंड होकर देखो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, गैप भी खत्म हो गया। जब ये ऐसा बनेगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब ये सबस्ट्रेट जब आकर चिपकता है ना इस एक्टिव साइट से, तो बेटा इस एंजाइम के अंदर क्या करता है, चेंजेस करता है। क्या करता है, चेंजेस इंड्यूस कर देता है, और जिसकी वजह से एंजाइम क्या करता है, इसको एकदम ठोक के पकड़ लेता है, एल्फी की तरह फेविकोल का जॉइंट बनाकर पकड़ लेता है। और याद रखना जितना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना अच्छा जॉइंट बनेगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उतनी बढ़िया जो रिएक्शन की रेट होगी वो बढ़ेगी। समझ गए। अगला देखो, अब होता क्या है, एंजाइम बेटा जब सबस्ट्रेट से चिपक जाता है तो वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। उसके बाद वो बेटा उसके साथ मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद एंजाइम क्या करता है, प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, बात खत्म। ये बेटा इसका काम है। अब ये सीखो बेटा कि हाउ एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कैसे देता है एंजाइम, ये बेटा ऐसा करता है कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये तो समझाओ। भाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो शक्ति लगती है, जो ताकत लगती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब बोलोगे भैया इसे कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगा। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी सारी शक्ति किसी को स्टार्ट करने में ही लग गई। मान लो आपकी स्कूटी का सेल्फ खराब हो गया, अब सेल्फ काम कर नहीं रहा, आप किक लगाने लग गए। आपको भैया किक लगाने की आदत है नहीं और आपको लगानी पड़ गई 30-40 किक। 30-40 किक लगाओगे तो कैसे हो जाओगे, लेटे मिलोगे स्कूटी जब चालू होगी तो। और जब सेल्फ होता है तो धैर्य से स्लैप मारते हो और तेज जाते हो, क्योंकि सारी एनर्जी बचकर रिएक्शन करने में, क्योंकि स्कूटी चलाने में लग जाती है। लेकिन इतनी सारी किक मारने के बाद स्कूटी में बैठोगे तो धीरे ही चलाओगे, बड़ा थका थका महसूस करोगे, और अगर गुस्से में थोड़ी देर तेज भी चलाओगे तो बाकी जाके धीरे हो जाओगे। इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, ज़्यादातर बच्चे स्कूटी चलाते हैं, ठीक है। देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाती है तो आगे वाले रेट की रिएक्शन में वो इंक्लूड हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। यही काम एंजाइम
करता है और इसी तरीके से वो बेटा क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भैया, कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ पीएच पर डिपेंड करता है, कैसी पीएच है। देखो एक ग्रुप हमने एक ग्राफ बनाया, अब ग्राफ पे देखो एक तरफ तो पीएच बढ़ रहा है और एक तरफ क्या बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। हमने देखा बेटा पीएच के किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी नजर आ रही है हमें इस पीएच पर, तो इस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच बोल देते हैं। अगर हम इस ऑप्टिमम पीएच से कम जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर इस ऑप्टिमम पीएच से ऊपर जाएंगे तभी भी एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। कितना आसान है याद करना, ऑप्टिमम पे बढ़िया काम, ऑप्टिमम से नीचे घटे, ऑप्टिमम से ऊपर भी घटे, बढ़िया काम या मैक्सिमम एक्टिविटी तो आपको ऑप्टिमम पे ही मिलेगी। आसान है याद करना। अगला फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर देखो वही मैंने एक ग्राफ बनाया, एंजाइम की एक्टिविटी, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमने देखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम दिखाई दी, तो वो उस टेम्परेचर को मैंने ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से डाउन गया तो क्या हो गया भैया, ठंड हो गई, ठंड में तो मेरा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी घट गई। और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर गया, तो डीनेचर हो गया एंजाइम, क्यों भैया वो प्रोटीन का बना हुआ है, जल गया, खत्म हो गया, तभी भी एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो गई। तो याद रखना ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करता है बढ़िया तरीके से, मैक्सिमम एक्टिविटी। डाउन जाओगे तो खत्म, अप जाओगे तो खत्म, ठीक है। अगली चीज है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट हमारे एंजाइम के साथ जुड़ रहा है, अगर उसका कंसंट्रेशन कम है, हल्का है या ज्यादा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, हमारा एंजाइम उतना ही अच्छा काम करेगा, और जितना कम कंसंट्रेशन होगा, हल्का, उतना ही कम काम करेगा। ये नॉर्मल चीज है। एक ग्राफ देखो बेटा, इस ग्राफ के अंदर हमने देखा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की रेट, और इधर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते रहे। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर हमें क्या दिखाई दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी नजर आई, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम नजर आई। अब ये बहुत आगे जाकर हमको मिला, तो हम तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ नहीं सकते, तो हमने इसको क्या किया, हाफ वे, मिड वेव में ले लिया। तो मिड वे मतलब आधे रास्ते में, जब आधे रास्ते में इसको लिया गया तो इसको क्या बोला हो गया, वी मैक्स बाय 2, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ प्राप्त हुई थी उससे हाफ रास्ते पे ले आए तो वी मैक्स बाय 2 कहा गया। और इस चीज को ये तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया मेरा, जहाँ पर मस्त ऑप्टिमम कंसंट्रेशन हो गया। तो इस जो हाफ कंसंट्रेशन है, हाफ कंसंट्रेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, KM बोलते हैं। इनको ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपने नाम के आगे उन्होंने लगा दिया है, तो ये कौन है, मिकेलिस मेंटन, ठीक है। तो ये KM, ये किलोमीटर नहीं है, ठीक है। और ये क्या होती है, हाफ कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन की हाफ क्या होती है, वी मैक्स बाय 2। इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है बेटा। इनहिबिटर्स क्या होते हैं भाई, जो भी सबस्टेंस हमारी एंजाइम की वेलोसिटी को रोक दे, कैटेलाइज करने की, उसकी शक्ति को रोक दे, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, वही क्या है, इनहिबिटर है। क्या है, वही क्या है, इनहिबिटर है। इनहिबिट कर दे, रोक दे। इनहिबिटर के 2 टाइप हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कंपटीशन करे, CI। अगला क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, NCI, जो कंपटीशन ना करे। आप बोलोगे कंपटीशन किस बात का होने वाला है जी, तो देखो कंपटीशन किस बात का होने वाला है, देखो दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है। तो जब एंजाइम आता है ना बाइंड करने सबस्ट्रेट से, तो ये भी वही बैठा रहता है, CI। ये कहता है सबस्ट्रेट की जगह मैं लग जाता हूँ। तो ये किससे लड़ाई करता है, सबस्ट्रेट से लड़ाई करता है, कंपटीशन करता है ना। एंजाइम की आंखें तो है नहीं, उसे तो पता नहीं है, क्योंकि उसको तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बस खांचा बना हुआ है, उसका फिट हो जाएगा उसमें मामला। तो भैया इसकी जगह पर अगर सबस्ट्रेट की जगह पर हमारा ये CI लग गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग गया, तो ये हमारी रिएक्शन को, रेट को बढ़ाने नहीं देगा, और एंजाइम को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, एक्टिव साइड पर घुसकर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो बेटा, एक सक्सीनेट नाम का क्या है, सबस्ट्रेट है। अब इस सक्सीनेट के साथ जाकर हमारा एक एंजाइम है, क्या एंजाइम है, सक्सीनिक डिहाइड्रो
जिनेज। ये क्या करेगा, इसको डिहाइड्रोजिनेज कर देगा, मतलब हाइड्रोजन हटा देगा। ये हमारा क्या है, कैटेलिस्ट है, या हम इसे एंजाइम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट। इसकी जगह पर अगर इस सबस्ट्रेट की जगह पर मेलोनेट लग गया, मेलोनेट क्या है, बिल्कुल सेम इसी की तरह दिखाई देता है भाई। अगर ये भी मैड एंगल है तो ये भी मैड एंगल है, घुस गया इसकी जगह पर। अगर ये घुस गया Ci कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो प्रोडक्ट ही बनने नहीं देगा। और अगर नहीं घुसा, सक्सीनेट ही आया, तो हमारा बनेगा जो प्रोडक्ट वो है फ्यूमिरेट। क्या है, फ्यूमिरेट। बात समझ में आ गई होगी। अगला है भाई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, NCI, जो कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि वो भाई स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होगा, सिमिलर होगा ही नहीं, अलग होगा, सबस्ट्रेट से अलग होता है। तो ये बेटा उस जगह पर घुस भी नहीं सकता, इस जगह पर सबस्ट्रेट लगेगा, मतलब एक्टिव साइड पे आएगा ही नहीं। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, एक्टिव साइड के अलावा एक और साइड होती है जिसे एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं, वो एक्टिव साइड से अलग साइड होती है। ये वहाँ जाकर बाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर बाइंड हो जाएगा, और फिर वहाँ पर जाकर बेटा उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। अब बेटा हमें पढ़ना है होलो एंजाइम्स। क्या, होलो एंजाइम। तो एंजाइम नॉर्मल पढ़ चुके, तो ऐसे एंजाइम जब कंपाउंड फॉर्म में मिले, ज़्यादा जुड़े हुए मिले, कंपाउंड फॉर्म ऑफ एंजाइम होलो एंजाइम कहलाती है। बात खत्म। ये दो तरह के होते हैं, दो तरह से मेरा मतलब है कि दो तरीके से मिलकर बनते हैं, मतलब दो चीज़ें मिलकर, अब कंपाउंड की बात हो रही है ना, तो एक से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो कंपाउंड बनाएगी। तो वो दो कौन सी चीज़ें होती हैं जो मिलकर होलो एंजाइम बनाती हैं? तो पहला होता है प्रोटीन पार्ट, एंजाइमिक पार्ट हो गया, और दूसरा होता है भाई नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो क्वेश्चन नीट से क्या बन सकता है कि होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे एपो एंजाइम कहलाएगा। या एपो एंजाइम क्या है, तो आप बोलोगे होलो एंजाइम का प्रोटीनस पार्ट एपो एंजाइम होता है। अगला जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर कहलाता है, और इस पर तो डबल स्टार लगा कर इसको ऐसा ही बना दिया हमने, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोफैक्टर। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर उसको अपनी कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है इस होलो एंजाइम को, तो बेटा इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, कोफैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोफैक्टर हटा दें, खाली प्रोटीन की बात करें, तो ये होलो एंजाइम ही नहीं बचेगा, तो ये एक्टिविटी कहाँ से करेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ देखो बेटा, अब जो कोफैक्टर है ये नॉन कैसा पार्ट है, नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है हमारा होलो एंजाइम का, इसका जो है कोफैक्टर है, ये भी तीन जगह बटा हुआ है। क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगला को एंजाइम, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, कैसा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और को एंजाइम। आप जरा ध्यान से देख लेना, और इनको बेटा 3 से 4 बार पढ़ना घर पे, बार बार लेक्चर के बाद, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, बिल्कुल मिक्सअप इन दी हाउस, है ना। देखो तो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे जुड़े हुए हैं, एपो एंजाइम से एकदम टाइट जुड़े हुए हैं। कैसे, मतलब अपने प्रोटीन वाले पार्ट से। अगर मेरा ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, कोएंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीनस पार्ट ही तो है होलो एंजाइम का, अगर वो बड़े टाइट जुड़ा हुआ है अपने प्रोटीनस पार्ट से, है ना, टाइट जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर वो भैया लूजली जुड़ा हुआ है अपने प्रोटीनस कंपाउंड या एपो एंजाइम से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कोएंजाइम कहलाएगा, है ना। अगला भी, अब इसके अंदर तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और लास्ट वाला क्या है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इसकी बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या आयन होगा, कैसे जुड़ा होगा एपो एंजाइम से, या लूजली जुड़ा होगा। कैसा होगा, लूजली जुड़ा होगा, और कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। अगला देखो भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है, हीम ग्रुप किसमें, रिडॉक्सीडेज में और कैटिलेज में। अब ये बेटा क्या होते हैं, ये आगे बताऊंगा इनका, और जाके क्लासिफिकेशन है आगे काम के अनुसार। अब एक बात और याद रखना, ये जो कोएंजाइम है ये भाई बड़ा लूजली जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली जुड़ा हुआ है एंजाइम से, ठीक है। ये बड़ा शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन के लिए जुड़ा होता है, टेम्परेरी बॉन्ड है जिनका, कैसा है, टेम्परेरी बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है, NAD NADP। जब बेटा प्लांट के अंदर अभी पढ़ोगे, प्लांट की अंदर के जो कैसे वो फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस तो देखना है कैसे कैसे आराम से टूट के बनते चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका NAD NADP, और उसके साथ है विटामिन B3 जिसे नियासिन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टार पेल दो। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर तो पहले लूजली बाउंड है ना, लूजली बाउंड है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है जिंक।
क्या है, जिंक और हमारा कैल्शियम, है ना। तो ये क्या है, कहाँ से जुड़ा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज से। अब बेटा इतनी लंबी लंबी टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लेना, जिंक, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने स्टार भी लगा रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम कितने टाइप के हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जरा पढ़ लेते हैं भाई। देखो 6 मेजर क्लास के अंदर इसको बांटा गया, किसने बांटा, एंजाइम कमीशन। अच्छा जी, ऐसा भी कोई कमीशन बना हुआ है, हाँ जी बना हुआ है इस दुनिया में, जो एंजाइम्स को जिसने 6 क्लासेस में बांटा है। तो याद रखना एंजाइम की कितनी क्लास है, 6 क्लास है, उनके काम के हिसाब से बांटा हुआ है। देखो अगर ये पहला है डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो बेटा किसी के यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दे या रिडक्शन करवा दे, वो क्या है हमारा डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीजन का रिडक्शन करवाने वाला। ए था ऑक्सीजन के साथ, बी रिडक्शन, अब इसके साथ जुड़ा तो ए का रिडक्शन करवा दिया और बी का ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, कैटिलेज या पैरा पर ऑक्सीडेज, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करता है, देखो ट्रांसफेरेज ये करता है कि पोजीशन चेंज करवा देता है, प्रोडक्ट्स जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करवा देता है। देखो बी और जी के साथ को साथ ले आया और खुद बाहर चला गया। अगला क्या है, मतलब इसका एग्जांपल है काइनेज, क्या है, काइनेज, है ना। अगला है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब है किसी में हाइड्रोजन जोड़ देना या हाइड्रोलाइसिस करवा देता है ये वाटर का। और हाइड्रोलाइसिस जहाँ पर हो, लाइसिस का मतलब होता है अलग कर देना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अगर वाटर का हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं तो उसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, हाइड्रोजन वहाँ से अलग कर देगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, है ना। इसका एंजाइम, इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारे पेट में मिलते हैं ना, वो यही काम करते हैं, हाइड्रोजन को पचाते हैं ना, हाइड्रोजन चीज़ों को कैसे पचाएंगे। अगला है लाइज, क्या है, लाइज। लाइज का मतलब क्या होता है भाई, लाइज का मतलब होता है कि किस तरीके से दो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में क्या करेगा, जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अगला है आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब क्या होता है बेटा, आइसोमर का मतलब होता ही क्या है कि एक स्ट्रक्चर दूसरी तरीके से बना हुआ मिल जाए तो क्या करेगा, आइसोमेरिज्म करवाएगा। क्या करवाएगा, आइसोमेरिज्म करवा देगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर ए भी तो उसका बना दिया बी ए। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्लूकोज आइसोमरेज, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे करवा दे। अगला है लिगेज। लिगेज सबसे ज़्यादा यूज होता है। लिगेज क्या है भाई, जोड़ने वाला। लाइगेज मतलब क्या है, जोड़ने वाला। तो ए और बी को जो जोड़ दे, दो को जो जोड़ दे वो क्या है भैया, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कराए सिंगल, वो है लिगेज। और इसका एग्जांपल है डीएनए लाइगेज। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म।